हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक हम नया और वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। पीछे हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले लोकसभा पढ़ा था, अब हम आज राज्यसभा पढ़ेंगे। मैं संतोष कुमार अपने यूट्यूब चैनल पासवे नक्शे ऑफ सक्सेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चले देखते हैं राज्यसभा के बारे में। हम आज जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, पीछे से तो कुछ चीजें थोड़ी सी मैं रिमाइंड करा दूँ आप लोगों को जो हमने पढ़ा था संसद के बारे में। संसद के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संसद के बारे में 3 चीज आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा आप लोगों को। तो पहले हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में बताया था। फिर इसके बाद हमने बात किया था राज्यसभा के बारे में और फिर लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। ठीक, हमने ये लोकसभा जो है पिछले वीडियो हमने इसे कवर कर लिया है लोकसभा को, जो कि आर्टिकल 81 में है। इसको हमने पढ़ लिया था। संसद जैसे मैंने बताया था आप लोगों को आर्टिकल 79 में है। आज हम कवर करेंगे राज्यसभा को। किसको कवर करेंगे हम? राज्यसभा को, जो कि आर्टिकल 80 में है। ठीक, आज हम इसको पढ़ेंगे। हमारा फोकस आज राज्यसभा पर होगा। तो चलिए राज्यसभा के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है राज्यसभा के बारे में, क्या क्या चीज है राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हम राज्यसभा के नाम के बारे में जानते हैं। देखिए नाम, इसका राज्यसभा के नाम के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो अभी राज्यसभा को जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से। देखिए सबसे पहले हम इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसका एक नाम है। दूसरा इसका नाम है स्थायी सदन। ठीक, और इसका जो तीसरा नाम है वो है विशेषज्ञों का सदन। ठीक, ये इसके 3 नाम हैं। ठीक है, हम राज्यसभा को अब उच्च सदन, स्थायी सदन और विशेषज्ञों के सदन के नाम से हम जानते हैं। देखिए इसको हम ये विशेषज्ञों के सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के पास में 12 लोगों को मनोनयन करने का अधिकार दिया गया है, और राष्ट्रपति इन 12 लोगों को जब मनोनीत करते हैं तो ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ये कला, विज्ञान, खेल, ऐसे और भी कई क्षेत्रों से ये अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ऐसे इसके बारे में, क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होता, ये कंटिन्यू हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। और उच्च सदन इसलिए क्योंकि ये राज्यसभा और लोकसभा में से दोनों में से उच्च है, राज्यसभा, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहते हैं। चलिए तो इसके नामों के बारे में हमने बात किया, इसके नाम क्या क्या हैं। अब इसके हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करेंगे, इसके इतिहास क्या क्या है। देखिए इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। हम राज्यसभा के इतिहासों के अगर राज्यसभा के इतिहास के बारे में बात करें, तो इसके इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले राज्यसभा का जो गठन हुआ, राज्यसभा का गठन कब हुआ। अगर हम इसके गठन की बात करें, राज्यसभा के गठन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका गठन जो हुआ है राज्यसभा का, ये हुआ है 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन जो हुआ है वो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ है राज्यसभा का। अगर इसकी पहली बैठक की बात करें हम लोग, इसकी पहली बैठक, ये पहला दूसरा, इसके अगर हम पहली बैठक की बात करेंगे तो इसकी पहली बैठक जो हुई है वो 13 पहले इसकी जो बैठक हुई है 13 मई 1952 को इसकी जो पहली बैठक हुई। राज्यसभा का जो गठन हुआ है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ है, और इसकी पहली जो बैठक हुई है वो 13 मई 1952 को हुई है, राज्यसभा की पहली बैठक। ठीक है, इसके नाम के बारे में बात करें कि इससे पहले इसका नाम, जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसको पहले बोला जाता था राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन इसके हिंदी नाम, इसका राज्यसभा का जो हिंदी नाम है, पहले जब बैठक इसकी हो, जब इसका गठन हुआ, इसकी जब बैठक हुई
इस समय इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से ही जाना जाता था। इसका हिंदी का जो नाम है वो 23 अगस्त को, इसका जो हिंदी नाम है, राज्यसभा का जो हिंदी नाम रखा गया है ये 23 अगस्त 1954। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स था इसका नाम बदल करके, या नाम इसका हिंदी नाम रखा गया राज्यसभा। इसका हिंदी नाम रखा गया राज्यसभा। ठीक है, इसके हिंदी नाम के बारे में जिक्र सबसे पहले राज्यसभा के सभापति, जो कि उस समय के सभापति थे, उन्होंने इसका हिंदी नाम राज्यसभा का सुझाव दिया था। ठीक है, 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। देखिए, इसके अब हम पहले सभापति और उपसभापति की बात करेंगे। सभापति और उपसभापति। ठीक है, इसके पहले सभापति और पहले उपसभापति। देखिए, पहले सभापति, आप सभी लोगों को पता हो कि पहले हमारे उपराष्ट्रपति जो थे, जो कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम आप सभी लोगों को पता होगा कि वो 2 टर्म उन्होंने दिया है, शुरुआत के 2 टेन्योर में रहे ये। डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम आप लोगों को याद होगा। ठीक है, श्री डॉक्टर राधा कृष्ण। ठीक है, कौन थे? श्री डॉक्टर राधा कृष्णन इसके पहले सभापति थे। ठीक, और इसके पहले उपसभापति की अगर हम बात करें तो एस राधाकृष्णन तो इसके हो गए पहले सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति भी थे। और जो इसके उपसभापति जो पहले थे उनका अगर मैं नाम बताऊं तो पहले उपसभापति जो थे उनका नाम था कृष्णमूर्ति राव। कृष्ण मूर्ति राव। ठीक है, ये इसके पहले उपसभापति थे। देखिए, तो ये इसके पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उसके उपसभापति कृष्णमूर्ति राव इसके पहले उपसभापति थे। तो ये इनके सभापति और उपसभापतियों के नाम हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, लगातार 2 बार सभापति के रूप में और राज्यसभा के लगातार 2 सभापति की अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने कि 2 बार लगातार राज्यसभा के सभापति रहे, उसमें से पहले जो हमारे आते हैं फर्स्ट, वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो कि हमारे बाद में चल के राष्ट्रपति बने, ये 2 बार 2 टर्म कर रहा है। और दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है डॉक्टर हामिद अंसारी। हामिद अंसारी। ठीक है, इन्होंने भी 2 बार। ठीक है, तो ये 2 अगर हम सभापतियों की बात करें, लगातार 2 बार सभापति के रूप में किन्होंने काम किया है, तो ये 2 लोगों ने राज्यसभा के लगातार 2 बार सभापति के रूप में काम किया है इन लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, आगे अब थोड़ा सा हम वर्तमान में देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा हम राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में क्या क्या चीजें उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या क्या चीजें। तो पहली बार अगर हम बात करें तो महिला सदस्य, महिला सदस्य, मैं ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में राज्यसभा में महिलाएं सदस्य कितनी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वर्तमान में जो महिला सदस्य हैं कुल टोटल इस समय वो 29 है। कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में कुल महिला जो सदस्य हैं वो 29 है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज देखें राज्यसभा की, राज्यसभा में कितनी परसेंटेज इनकी बनती है महिलाओं की, तो ये 12.23% के आसपास अभी महिलाओं की संख्या है। किसमें?
राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। महिलाओं की स्थिति, ये वर्तमान की बात बता रहा हूँ, ये वर्तमान में है, ठीक है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति सदस्य के रूप में 29 है, जो कि 12.23% के आसपास में है महिलाओं में। अगर मैं इसमें इस समय वर्तमान में ही सबसे युवा सदस्य, सबसे अगर हम युवा सदस्य की बात करें, कौन है इस समय वर्तमान में सबसे युवा सदस्य राज्यसभा में, कौन है इस समय, अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये हैं एमसी मेरी कॉम। कौन है? एमसी मेरी कॉम, ठीक है। कौन है इस समय? एमसी मेरी कॉम वर्तमान में सबसे युवा सदस्य हैं, ठीक। महिला सदस्यों की संख्या जो इस समय है राज्यसभा में, यह है 29, जो कि 12.23% है। और सबसे युवा सदस्य की अगर हम बात करें तो यह है एमसी मेरी कॉम, जो कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ की बहुत अच्छी बॉक्सर रही है, ठीक है। तो ये है सबसे युवा सदस्य। और सबसे अगर मैं बुजुर्ग सदस्य की बात करूं कि सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है, कौन बुजुर्ग सदस्य? सबसे बुजुर्ग जो सदस्य हैं ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ठीक है। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं इस समय राज्यसभा में। महिलाओं की सदस्य संख्या टोटल 29 है, जो कि 12.23% है। सबसे युवा सदस्य जो है राज्यसभा में इस समय वो है एमसी मेरी कॉम। और सबसे बुजुर्ग जो सदस्य हैं वो है मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो कि 2004 से लेकर के 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं, ठीक। तो ये है वर्तमान के कुछ परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए अब हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना, ठीक है। अब हम संरचना की बात करते हैं, इसकी राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा की संरचना के अगर हम बारे में बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 है। कितनी? 250। ये अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा कितनी है? 250 इस समय राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या है। इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। 250 को कहां से कितने कितने सदस्य आते हैं। देखिए 238 सदस्य जो हैं ये राज्य से आते हैं। ये मतलब कि राज्यों को दिया गया है 238 सदस्य को, ओके, सदस्य संख्या जो राज्य को दी गई है। और इसके बाद में आप सभी लोगों को पता होगा कि 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। हमने पीछे बताया था कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि कला, विज्ञान, पत्रकारिता, रेडियो के क्षेत्र से चुन करके आते हैं। ये 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्यों की जो सदस्य संख्या दी गई है वो कितने हैं? 238 है। ये टोटल सदस्य अगर आप जोड़ेंगे तो 250 बैठता है। लेकिन क्या वर्तमान समय में 250 सदस्यों की संख्या है अभी? उसके बारे में जानना है। तो वर्तमान में 250 अभी सदस्य संख्या नहीं है। देखिए राज्य की जो ये सदस्य संख्या दी गई है 238, ये 238 राज्यों से अभी भी नहीं आते हैं सदस्य। यहाँ से कुल जो सदस्य आते हैं वो 233 सदस्य आते हैं। कितने? 233 सदस्य आते हैं। और इसमें प्लस हम 12 कर देते हैं, जो कि 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो 12 के 12 सदस्य आते हैं, ठीक है। और ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल जो सदस्य संख्या बैठती है वो 245 बढ़ती है। तो ये वर्तमान में इतने सदस्य संख्या है राज्यसभा में। ये जो राज्य वाले हैं इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों शामिल है, इसमें यूटी भी शामिल है। इसमें मीन्स कहने का इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित यूटी जो हमारी है, यूटी यहाँ से यूनियन टेरिटरी से भी इसमें सदस्य संख्या दी गई है। इसमें यूनियन टेरिटरी से भी सदस्य आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जहां जहां यूनियन टेरिटरी जो है, यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है वहां से सदस्य संख्या निश्चित की गई है। जैसे दिल्ली जो है यहां से 3 सदस्य आते हैं दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली के भी सदस्य यहाँ पर आएंगे, जो कि यूनियन टेरिटरी है जहां पर चुनाव होता है, विधानसभा है यहाँ पर। और एक है दूसरी जो है वो पुडुचेरी,
ठीक है, यहाँ से सदस्य आते हैं, यहाँ से सदस्य संख्या 1। तो ये इन यूनियन टेरिटरी, और अगर मैं जे और के की बात करूं तो जे और के से भी सदस्य यहाँ पर आते हैं। हालांकि उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका भी कोई निश्चित नहीं हुआ है कि वहां पर चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे अगर हम मिला देते हैं यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिला करके, अभी वर्तमान में कितने 233 सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और कुल मिला करके 245 सदस्य। अभी अगर हम संरचना देखें टोटल, तो यहाँ से संरचना ये बनता है हमारे राज्यसभा का। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए हम निर्वाचन की बात करते हैं, हम लोग निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसा होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन के बारे में हम बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जैसा मैंने बताया कि 2 जगह से आएंगे यहाँ पर सदस्य, राज्य से और यूटी से। ठीक है, संघ शासित प्रदेश से यहां से सदस्य आएंगे। ठीक, और इसमें 12 लोग जो होंगे वो मनोनीत होंगे। मनोनीत कितने होंगे, 12 लोग। ठीक है, अब इनका देखिए, ये मनोनीत वाले तो होता है जो राष्ट्रपति मनोनीत कर ही देते हैं, और कहां कहां से आते हैं मैंने बता ही दिया, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के पत्रकारिता के क्षेत्र से, रेडियो के क्षेत्र से, यहां से आएंगे 12 सदस्य। लेकिन ये राज्य और यूटी से जो सदस्य आते हैं ये किस प्रकार से आते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो राज्य और यहां से जो सदस्य आएंगे इनका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। ठीक है, और कौन इसमें भाग लेता है, अप्रत्यक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जनता, आम जनता जो होती है ये राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेती है। ठीक है, हमारे चुने हुए सदस्य इनको चुनते हैं। कौन चुनता है, विधानसभा के सदस्य, मतलब कि इनको जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य इनको चुनते हैं। ठीक, हम लोग राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनते हैं, बल्कि हर राज्यसभा के सदस्यों की सीट निश्चित है हर राज्य में, और वहां की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पर कि निर्वाचन कैसे होता है इनका, तो अप्रत्यक्ष तरीके से विधानसभा के सदस्य इनको चुन करके भेजते हैं। ठीक है, और बाकी अगर मैं सदस्य संख्या की बात करूं कि जो सबसे ज्यादा, देखिए यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, यहां से सबसे ज्यादा सदस्य चुन करके जाते हैं 31। ठीक, इसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो तमिलनाडु, यहां से 19 सदस्य। ठीक है, जो सबसे सेकंड हाईएस्ट है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें आगे तो सॉरी तमिलनाडु नहीं है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र 19 है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से 19 है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु यहां से जो सदस्य हैं वो 18 है। इसके बाद बिहार आता है, बिहार से 16 है, और बंगाल, ठीक है, यहां से भी 16 है। ठीक, तो यहां से इस प्रकार से जो सदस्य संख्या अधिकतम है ये यही राज्य है जहां से सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य आते हैं। आप सभी लोगों को ये देख करके डेटा स्पष्ट हो गया किस प्रकार से चुन करके आते हैं। तो इनके जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां से राज्यसभा के सदस्य भी ज्यादा होंगे। ना एजुकेशन इसका पैमाना है, ठीक है, इसका पैमाना केवल जनसंख्या है। राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां से उतने ही सदस्य ज्यादा आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सदस्य हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नागालैंड देखेंगे आप लोग, वहां से 1 सदस्य आते हैं। पुडुचेरी मैंने बताया 1 सदस्य आते हैं, सबसे कम सदस्य वाले वो हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल, ये 4 हाईएस्ट सदस्यता वाले राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य चुन करके आते हैं। किस आधार पर मैंने बताया आपको लोगों को, जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर चुन करके आएंगे लोग, निर्वाचन में होकर आएंगे
जनसंख्या के आधार पर, जहां पर जितनी ज्यादा जनसंख्या वहां से उतनी ही ज्यादा सीटें आती हैं। देखिए ये जनसंख्या वाला जो पैमाना है ये है अनुसूची 4 में रखा गया है। अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे ये जनसंख्या के आधार पर चुन करके आएंगे। किस आधार पर आएंगे? जनसंख्या के आधार पर चुन करके आएंगे। ये अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे ये कहां से आएंगे? चुन करके जनसंख्या के आधार पर, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से सदस्य चुन करके आएंगे। और ये जनसंख्या के आधार पर जो चुने जाते हैं सदस्य, ये है 1971 के जनगणना। 1971 के जनगणना के आधार पर ही इन सदस्यों का चुनाव होता आ रहा है अभी भी। 1971 में जो जनगणना हुआ उसके आधार पर ही राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या निश्चित की गई राज्यों में, वो इसी जनगणना के आधार पर अभी भी चल रही है, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ये 2026 में बदल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए अब आप लोग ये भी एक सवाल उठा सकते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है लेकिन सीटें वहां पर कम है। जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी सीटें कम है, जैसे कि तमिलनाडु हमने देखा अभी। बिहार और बंगाल अगर हम तुलना करें तो बिहार बंगाल की सीटें कम है, जबकि तमिलनाडु में सीटें और इसमें महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा है। तो जनसंख्या क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 71 के आधार पर अभी चल रही है, और 71 के बाद बहुत सारे राज्यों ने अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ा लिया है। जनसंख्या वहां ज्यादा हुई लेकिन सीटें अभी भी कम है, क्योंकि ये जो बदलाव की जो है, ये बदलाव तो होगा 2026 में, यहां तक बदलाव होगा, तब तक तो ये सदस्य संख्या इनकी ऐसे ही चलती रहे। ठीक है, चलिए, तो ये किस प्रकार से इनके सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है आप लोगों को पता चला अभी। देखिए इसकी हम योग्यता के बारे में बात करते हैं। मीन्स राज्यसभा की सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता है? राज्यसभा के अगर सदस्य बनना होगा तो आपको कौन कौन से अर्हता या योग्यता रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज तो है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये पहली अर्हता है कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको पहले भारत का नागरिक होना होगा, इसके बाद ही आप बन सकते हैं। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, 30 वर्ष उम्र चाहिए आपको अगर भारत का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो। तीसरी है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाभ के पद के किसी सरकारी नौकरियों के किसी सरकारी पद पर ना हो, क्योंकि नेताओं जो हमारे सदस्य होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, उनको लाभ के पद नहीं उनका माना जाता है। तो किसी लाभ के पद पर अगर मतलब कि सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा वहां से, फिर आप चुनाव राज्यसभा के लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वस्थ हो ये इंसान, क्या हो? चौथा है इसका जो वो है स्वस्थ इंसान हो। ठीक है, स्वस्थ हो मतलब मानसिक रूप से वो रोगी ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ये क्राइटेरिया अगर आपके पास में है, ये सभी अर्हताओं को फुलफिल करते हैं तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हैं। मतलब कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीतना और ना जीतना तो बात की बात है, लेकिन ये क्राइटेरिया आपके पास में है तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी योग्यता। अब इसके आगे देखते हैं, आगे के राज्यसभा में इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। कार्यकाल, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। मींस कि एक बार जो सदस्य बन गया, अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है कि कोई और उसके साथ में अहित नहीं होता, उसकी मृत्यु वगैरह नहीं होती है, तो वो एक बार सदस्य बनने के बाद में 6 वर्ष तक रह सकता है अपने सीट के अपने पद पर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या राज्यसभा के सदस्य उसी राज्य से संबंधित व्यक्ति ही बन सकता है क्या? जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली का, दिल्ली से ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा का सदस्य कहीं से भी उसे बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को शायद याद होगा, पिछला जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही प्रधानमंत्री के पद पर आए थे, और वो असम से चुन करके राज्यसभा के सदस्य के रूप में आए थे। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब इसके चुनाव के बारे में बात करते हैं। देखिए इनका चुनाव कैसे होता है।
ठीक है। इनका जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों को, किस प्रकार से चुनाव होता है, ठीक। राज्यसभा का चुनाव कराने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ किस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव होता है और चुन करके ये सदस्य आते हैं, ठीक है। विधानसभा, जो ये विधानसभा हमारी होती है, विधानसभा के जो टोटल सदस्य होते हैं, विधायिकाओं के लिखो, विधानसभा सदस्य, विधायकों की कुल संख्या, ठीक है, बटे में, विधायकों की कुल संख्या बटे में सदस्यों की खाली सीट, सदस्यों की खाली सीट, ठीक है। सदस्यों की खाली सीट, विधायकों की कुल संख्या बटे में सदस्यों की खाली सीट या सीटें, सदस्यों की खाली सीटें +1 +1, ये इसका फॉर्मूला है। इस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं, अभी पंजाब का उदाहरण लेते हैं, पंजाब का उदाहरण लेते हैं, पंजाब के उदाहरण के बारे में लेते हैं। पंजाब का अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है, तो पंजाब से अगर विधान राज्यसभा के सदस्य आएंगे तो पंजाब को अगर उदाहरण लेकर के मैं समझाऊं आप लोगों को ये फॉर्मूला, तो किस प्रकार से बैठेगा देखिए। पंजाब में जो टोटल सदस्य संख्या है विधायकों की 117, ठीक है, ये टोटल सदस्यों की संख्या है टोटल। अब देखिए 117 सदस्यों की संख्या वहां पर विधानसभा में, ठीक, और विधानसभा टोटल सीटों के अगर हम बात करते हैं और जो ये कुल सदस्य संख्या है, वहां पर जो टोटल सीट जो है राज्यसभा की वो 5 है, और प्लस हमने 1 लिखा है, +1 कर लिया, तो ये टोटल हो जाएंगे कितने, 117 बटे में 6, ठीक। अब 117 को अगर हम काटते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, तो देखेंगे आप लोग ये आएगा 19.5, ठीक, प्लस हमने ये रखना है, +1 कर देना है इसमें, तो ये बन जाएगा 20.5, ठीक। तो मतलब कहने का कि राज्यसभा के सदस्य अगर पंजाब से बनकर के किसी को आना है राज्यसभा में, तो हर एक राज्यसभा के सदस्य को मतलब कि 20.5, मतलब कि 20.5 जो वहां के विधानसभा के सदस्य हैं उनका मतदान या समर्थन इनको मिलना चाहिए, तभी वो चुनाव जीत करके राज्यसभा के लिए पंजाब से आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और उस तरह से चुन करके वो लोग यहाँ पर आते हैं राज्यसभा में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीजें। देखिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या क्या चीजें और हैं। देखिए हमने लिखा था अभी, ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन, तो जाहिर सी बात है कि ये कभी भंग नहीं होती है, और जब भंग नहीं होती है तो इसके क्या होता है, इसका जो प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष इसके प्रति दूसरे वर्ष, प्रति 2 वर्ष में, मतलब कि प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य, मतलब कहने का कि इसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। कितना, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कभी सदन भंग नहीं होता। इसके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकल जाते हैं बाहर कार्यकाल अपना पूरा करके, और फिर उतने ही सदस्य चुन करके आ जाते हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कहीं पर 9 सदस्यों का चुनाव कर, 9 सदस्य हैं टोटल, मान लीजिए टोटल कितने हैं, 9 सदस्य हैं। देखिए अगर 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, ऐसे में एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि इन 9 सदस्य, जो टोटल सदस्य 9 है मान लीजिए इसका, और 9 में से 3 सदस्य, एक यहाँ एक यहाँ, इनका चुनाव हो रहा है,
ठीक है। तो ये टोटल 9 सदस्यों के चुनाव, मान लीजिए कि 2012 में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, 1/3 सदस्यों का, मतलब कि 3 सदस्यों का चुनाव हुआ। इनका कार्यकाल 12 वालों को देखेंगे तो हम 18 में कंप्लीट होगा यहाँ आकर के। तो मतलब कि 12 वाले जो 3 सदस्य होंगे, 1/3 सदस्य जो होंगे वो 18 में निकल जाएंगे यहाँ से 1/3 सदस्य बाहर हो गए। फिर इनका कार्यकाल जब यहाँ पर पूरा होगा 1/3 सदस्यों का, तो फिर इनका कार्यकाल 18 में पूरा होते हुए फिर इतने ही सदस्य, 3 सदस्य फिर 18 में चुन लिए जाएंगे नए। तो ये 3 सदस्य बाहर होंगे जिनका कार्यकाल 18 में पूरा होगा, और फिर इतने ही सदस्यों को 2018 में चुन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है, और 14 वाले फिर कंप्लीट करेंगे अपना 20 में, यहाँ निकलेंगे, फिर इतने ही सदस्यों को चुन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहें तो ये स्थायी सदन है, इसके हर एक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य बाहर होते रहते हैं और नए सदस्य चुन करके आते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका हम निर्वाचन करके चुनाव करके ले आते हैं, जो कि जिसके कारण ये सदस्य संख्या हमेशा बनी रहती है और कभी ये क्या बोलते हैं, विघटित नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है। देखिए, तो इस प्रकार से ये चलता है। आगे देखते हैं हम कुछ अन्य पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे इसके। देखिए, कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं हम इसके, कुछ अन्य चीजें। देखिए, कुछ अन्य चीजें के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमने कहा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, सॉरी, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति की जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी जो मिलती है, ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की नहीं मिलती है, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और सभापति के रूप में उनको जो सैलरी या उनको तनख्वाह जो मिलता है वो उस रूप में मिलता है। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के रूप में। अब अध्यक्ष के रूप में ये काम क्या क्या करते हैं, देखिए अब होता क्या है, कैसे ये अध्यक्ष, क्या क्या इनका काम होता है। ये मान लेते हैं हम सदन है, ये सदन, यहाँ पर कुछ कुल मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हमारे सभापति बैठते हैं। सभापति का काम क्या होता है, सभापति का काम ये है कि सभी मेंबरों को बारी बारी से उनको मौका देना बोलने के लिए, और उनको ये बताते रहना कि आपका नंबर है, अब आप वो अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और सभा में एक अनुकूलता बनी रहे और सभा में एक शांति बनी रहे, मतलब कि ज्यादा यहाँ पर कुछ एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी ना हो। ये इन्हीं का काम होता है कि ये सारे सदस्यों को कंट्रोल करके रखें और सभापतित्व के रूप में अपना काम करें। एक सभापति के उपराष्ट्रपति तो सभापति हो गए, एक उप सभापति भी चुने जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक उप सभापति भी यहाँ पर चुने जाते हैं, ठीक है। एक उप सभापति चुने जाएंगे, उनका काम क्या होगा, जब वो ये उपराष्ट्रपति या उप सभापति नहीं रहेंगे तो सेम काम को उप सभापति करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अन्य चीजें थी इसके बारे में। देखिए, राज्यसभा में कुछ विशेष, राज्यसभा कुछ विशेष, इसके बारे में हम बात करते हैं। राज्यसभा कुछ विशेष, इसमें से हम अनुच्छेद इसके 249 की बात करेंगे। 249 ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के विशेष के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 249 की बात करेंगे, 249 अनुच्छेद की बात करेंगे। देखिए, 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के द्वारा यदि राज्यसभा 1/3, ठीक है, 1/3 बहुमत से यह पारित कर दे
कि कोई भी विषय राष्ट्र के कोई भी विषय राष्ट्र के महत्व की है, राष्ट्र की महत्व की है। देखिए, ये हमने एक बार एक 7वीं अनुसूची के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। 7वीं अनुसूची, ये 7वीं जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 विषय रखे गए हैं। देखिए, 3 सूची इसमें रखी गई है। तीनों सूचियों के बारे में बता दूं आप लोगों को। पहला है केंद्रीय सूची, ठीक है, ये केंद्र सूची। इसके बाद है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ठीक है, ये तीनों जो सूचियां है, ये केंद्र सूची जो है, इस केंद्र सूची के ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो जो मैं ये बता रहा हूं, ये राज्य सूची वाले विषय, अगर अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा 1/3 बहुमत से ये साबित कर दे कि ये जो विषय है ये राष्ट्र के महत्व की विषय है, तो इस पर राज्यसभा कानून, इस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन राज्यसभा के पास ये विशेष अधिकार है कि राज्यसभा ये बहुमत से पास कर दे कि ये जो विषय है राज्य सूची का, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकता है, ये अनुच्छेद 249 में। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था कि राज्य सूची के विषय पर क्या केंद्र कानून बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन तब जब राज्यसभा ये घोषित कर दे या ये साबित कर दे 1/3 बहुमत से कि ये जो विषय है ये राष्ट्र के महत्व के विषय है, तो ऐसे स्थिति में केंद्र इस पर कानून बना सकता है। हालांकि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार जल्दी कानून नहीं बनाती है। ठीक है, ये राज्यसभा के बारे में कुछ विशेष था। देखिए, एक अनुच्छेद और, अनुच्छेद 312 की बात कर रहा हूं मैं। अनुच्छेद 312 जो है, यह है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। ठीक है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 सेवाएं आती हैं, IAS, IPS और IFS। ठीक है, ये 3 सेवाओं के बारे में बात करें। तीनों जो हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS जो होता है, इसको आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आता है ये, और इसके जो लोग होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह। इसके बाद IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और लास्ट में आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कभी कभी सवाल पूछता है तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा या फिर फॉरेस्ट सेवा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा अखिल भारतीय है? तो याद रखना है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये है अखिल भारतीय सर्विस है, और ये अनुच्छेद 312 में इसके बारे में बातें कही गई है। मतलब कि अनुच्छेद 312 के द्वारा ये कहा गया है कि राज्यसभा ही ये निर्णय लेगा कि कौन सा सर्विस अखिल भारतीय है और कौन सा सर्विस अखिल भारतीय नहीं है। ये राज्यसभा के पास ये दिया गया है अधिकार कि अनुच्छेद 312 के द्वारा किसको वो अखिल भारतीय सर्विस सेवा घोषित करता है और किसको अखिल भारतीय सर्विस सेवा घोषित नहीं करता है। तो ये 312 जो अनुच्छेद है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। देखिए, एक दो चीज और है वो बता दूं मैं आप लोगों को। अब अगर हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं,
राष्ट्रपति अगर इनको उनके पद से हटाना हो तो उस स्थिति में क्या होता है। देखिए, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और सदन के सभी सदस्य, ठीक है, इस प्रस्ताव पर अगर हस्ताक्षर करते हैं और हाँ कहते हैं तभी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। जबकि हमने राष्ट्रपति पढ़ेंगे, हम तो बताएंगे, देखेंगे उसमें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और वो किसी भी सदन में आ सकता है। तो यहाँ पर हम उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के बारे में देखें। इसके बाद एक चीज और बता दो आप लोगों को, धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक के बारे में हमने पढ़ा था कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पास होता है। ये विषय लोकसभा का है, लेकिन मैं राज्यसभा में बता रहा हूँ कि राज्यसभा में कुछ इसकी विशेषता है, वो बता दूं आप लोगों को। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है, लेकिन ये याद रखना है कि लोकसभा के बाद में ये राज्यसभा में आता है और राज्यसभा को 14 डेज का, 14 दिन का, 14 डेज, इतने दिन का अधिकार दिया गया कि 14 डेज के अंदर अंदर या तो इसे पास कर दे या फिर 14 डेज तक अगर रोक भी लेता है 14 दिन तक, तो ये स्वतः पास माना जाता है, ये अपने आप पास माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज राज्यसभा के सारे विषय पढ़ लिए, राज्यसभा के बारे में हमने सारी बातें कर ली। हमने संसद के बारे में बात किया था पहले वीडियो में इसके, तो संसद के 3 हमने भाग पढ़े थे, इसमें से राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। हमने लोकसभा पढ़ लिया पिछली वीडियो में, आज की वीडियो हमने राज्यसभा पढ़ लिया। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी वो राष्ट्रपति के ऊपर होगी। तो हमारे वीडियो के साथ में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और अपना कमेंट जरूर छोड़ें अगर कुछ कमियां हमारे पढ़ाने में होगी तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर आएगी। धन्यवाद।